हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में कई बार अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, संशोधन, पुराने कानूनों में कुछ बदलाव करना, सुधार की जहां जरूरत होती है वहां बदलाव किया जाता है। 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन सारे के सारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स है वो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसके अंदर बोला जा रहा है कि संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी पुराने बने कानूनों में अगर बदलाव करना है, जिसे हम संशोधन यानी अमेंडमेंट कहते हैं, तो इस चीज का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 368 ये कहता है कि कहीं पर भी संशोधन की आवश्यकता है तो वो किया जा सकता है। टोटल अमेंडमेंट कितनी बार हो चुके हैं? टोटल अमेंडमेंट हो चुके हैं 105 बार। तो ये दिया गया पार्ट 20 के आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैन्स डिफेक्शन, यानी कि कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो दल बदल पर रोक लगाता है। दल बदल मतलब एक समय पे क्या हुआ करता था, जो नेता लोग हैं वो पार्टी चेंज कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई। अब कभी उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो कभी कांग्रेस से फिर वापस बीजेपी, फिर वापस से कांग्रेस, है ना। हरियाणा के एक सीएम थे, उन्होंने ये काफी बार ऐसा किया, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया और ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। ये था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये था 52nd अमेंडमेंट एक्ट और इसमें क्या है, इस पे रोक लगा दी गई। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन मेड अ लीगल राइट बाय टेकिंग इट आउट ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को पहले फंडामेंटल राइट था, वहां से निकाल के और लीगल राइट बना दिया। देखो, पहले ये हुआ करता था कि किसी की भी जगह है, मान लो XYZ कोई पर्सन है, अब गवर्नमेंट को अपना यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये जगह चाहिए। अब वो इंसान अगर मना करता है, वो पर्सन, जो कि उसका फंडामेंटल राइट है, तो ऐसे में गवर्नमेंट या पब्लिक कोई भी उस इंसान को फोर्स नहीं कर सकता उसकी जमीन खरीदने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब आगे चलकर इसी चीज को लेके प्रॉब्लम्स होने लगी। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेके, जमीनों को लेके विवाद होने लगे, क्योंकि लोग जमीनें नहीं देते थे। तो यहाँ पे एक संशोधन किया गया और बोला गया कि जो प्रॉपर्टी है वो अब क्या होगा, वो लीगल राइट होगा। 1978 में इसको बना दिया गया क्या? लीगल राइट। तो पहले ये आता था आर्टिकल 19F, आर्टिकल 31 के अंदर। अब जो है इसको डाल दिया 300A के अंदर, और अब ये क्या है? ये है आपका लीगल राइट। नेक्स्ट, which constitutional amendment established the Indian Parliament to amend the articles related to fundamental rights। आपसे बोला गया कि कौन सा संशोधन है जो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई चेंजेस करने हैं यानी अमेंडमेंट करने हैं, तो ये राइट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक संशोधन किया गया था ताकि मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल्स में जो है संशोधन किया जा सके। तो ये आपका आता है 24वां संशोधन। फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं और ये यूएसए से लिए गए हैं, इनमें कोई भी चेंजेस किया जाएगा तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन करेगा इनमें चेंजेस? पार्लियामेंट ही इनमें चेंजेस कर सकता है। ये यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया कौन से केस के अंदर? गोलकनाथ वाद केस में ये फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी
अब देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर 0 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। कितनी? 0 फंडामेंटल ड्यूटी। फिर क्या हुआ? आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 और कितनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। ठीक है, उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 जिसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 11। लेटेस्ट वाली किस चीज को लेकर आई थी? एजुकेशन जो है इसको लेके कि ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चों को स्कूल भेजे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। ओके तो ये हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है? भाई पंचायती राज व्यवस्था आप सभी जानते हैं ये कब आती है? 1959 के अंदर सबसे पहले ये आई थी राजस्थान के नागौर में। इन द सेम ईयर ये आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये इसको कब मिला था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, एक्ट हो जाएगा 1992। अब पहले ये आता था आर्टिकल 40 में जो कि पार्ट है किसका? डीपीएसपी का पार्ट है। यहां से निकाल के और ये डाल दिया गया आर्टिकल 243A के अंदर, क्योंकि डीपीएसपी में जितनी भी चीजें दी गई हैं वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में केस नहीं कर सकते उनके खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको निकाल के डीपीएसपी से निकाल के और 243A में डाल दिया गया। नेक्स्ट, under which constitutional amendment act the age of voters was reduced from 21 to 18? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें वोट डालने की जो एज है वो 21 से घटा के और कितनी कर दी? 18 कर दी गई है। अब यहाँ पे आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो लागू किया गया 1989 में। इसमें क्या किया गया? जो एज 21 थी इसको घटा के और 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका Which amendment of the Constitution it has been clearly provided that the President of India is bound to follow the advice of the Council of Ministers? इसमें क्या बोला गया है? इसमें देखो पहले ये हुआ करता था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल बनाई गई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 किसके लिए? प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए। लेकिन इसके जो हेड होते हैं ये कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल कोई भी एडवाइस देती है किसको? प्रेसिडेंट को। तो पहले ये होता था कि प्रेसिडेंट जो है उस एडवाइस को मानने के लिए मजबूर थे। जो एडवाइस दी गई है चुपचाप साइन कर दो। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? एक अमेंडमेंट एक्ट किया गया और बाद में बोला गया कि अब क्या है, एक बार चाहे तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को दोबारा सोचने के लिए भेज सकते कि भैया हमको आपकी एडवाइस सही नहीं लग रही है, एक बार फिर से सोच लो इसके बारे में कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। यानी पुनर्विचार के लिए एक बार भेजा जाएगा। लेकिन अगर वही एडवाइस वापस से दी जाती है तो फिर प्रेसिडेंट जो है मजबूर है उस पे साइन करना पड़ेगा, फिर बाध्य है उस पे साइन करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? ये था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था। ओके, इसमें क्या था? इसमें ये था कि भारत की राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ये था। फिर क्या किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट किया गया। इसमें लाया गया पुनर्विचार कि पुनर्विचार के बाद दोबारा से जो सलाह दी जाएगी उस पे साइन करने के लिए ये मजबूर है। ठीक है, नेक्स्ट 2012 का 97th जो अमेंडमेंट एक्ट है ये किस विषय से रिलेटेड है? तो इसमें दिया गया कमिटीज के बारे में। इसमें क्या दिया गया है? गवर्नमेंट
कमिटीज के बारे में दिया गया है और कुछ नहीं है। उनके क्या काम किए, उनके क्या कार्य होंगे, उनके जो है एस्टेब्लिशमेंट यानी उनको बनाना, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंदर लाया गया था। गवर्नमेंट कमिटीज से रिलेटेड है ये आपका, जो 2012 में लागू होता है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 43B और भाग 9B जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55th, कौन सा? 55th अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये 55th अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया? देखो 1987 में पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बना, लेकिन इससे पहले 1972 के अंदर ही इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 87 के अंदर। नेक्स्ट, What was the first constitutional amendment act related to? जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, सबसे पहला संविधान संशोधन, ये कब होता है? 1951 में था। ठीक है, अब पूछा ये जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड था, तो इसमें दिया गया था कुछ राज्यों के अंदर एग्रीकल्चर लैंड में सुधार करना है। ठीक है, जो कृषि भूमि है उसमें क्या करना? सुधार करना, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म, इससे रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, 74th अमेंडमेंट एक्ट का जो संबंध है ये किससे है? तो देखो हमने पीछे पढ़ा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें दिया गया है पंचायती राज। तो पंचायती राज से मैंने आपको ये नहीं बताया शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया इसमें, शेड्यूल 11 था और सब्जेक्ट इसमें 29 थे। अब 74th की बात करेंगे, ये भी 1992 में आया। इसमें म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया गया, म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका के बारे में। ये कौन सा शेड्यूल यहाँ पे ऐड किया गया? 12th शेड्यूल। टोटल 12 ही शेड्यूल है, आखिरी शेड्यूल में दिया गया है नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी। अच्छा, तो ये यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे? यहाँ पे है 18 सब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाएं। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम राज्य की स्थापना की जाती है? अब देखो सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, सिक्किम एक अलग ही इंडिपेंडेंट बॉडी थी। ठीक है, अब ये तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, बट तिब्बत को एक्वायर कर लिया चाइना ने। अब वही हाल सिक्किम का ना हो तो ये भारत के पास आया कि हमें अपने साथ शामिल कर लो। उसके बाद हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले आया 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974, जिसके लिए 1975 में सिक्किम को क्या है, एक स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन 36th अमेंडमेंट एक्ट फिर आता है 1975 के अंदर, इसे बाकी सभी राज्यों के समान दर्जा दिया गया, क्योंकि जब पहले शामिल किया था तो सब राज्यों के समान दर्जा नहीं दिया था। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो कुछ दिन तो आप मेहमान की तरह ही ट्रीट करेंगे उसको, फिर अब सारे मेंबर, अब तुम फैमिली मेंबर हो, जब जिंदगी भर साथ ही रहना है तो तुम भी क्या है, फैमिली मेंबर की तरफ। फिर उसको क्या कर लिया आपने, एक तरह से लीगल रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बाकी सभी राज्यों की तरह समान दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से दोनों अमेंडमेंट एक्ट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है भाषाओं के बारे में। देखो 8वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया है, लैंग्वेजेस दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? मूल संविधान में 14 थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में 8 भाषाएं ऐड की गई, टोटल है 22। अब ये जो 8 भाषाएं ऐड की गई, 1 + 3 + 4, एक थी सिंधी भाषा, इसको ऐड किया गया 21st और अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1967। ठीक है, 1967 था।
फिर 3 भाषाएं, ये कौन सी हो जाएंगी, मणिपुरी, नेपाली प्लस कोंकणी। इसमें आता है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। 4 भाषाएं कौन सी हो जाएंगी, 4 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। इसके लिए आता है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इस तरीके से कितनी 8 भाषाएं ऐड की गई थी। आपसे सिंधी भाषा के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 21st अमेंडमेंट एक्ट। तीनों भाषाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सॉरी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है ये क्या किया गया, 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। देखो जितने भी क्या थे आपके स्टेट सॉरी गाइस, एक सेकेंड, गले में कुछ दिक्कत हो गई है, इट्स ओके। सो देखो क्या था, जितना भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो इनकी जो एज थी किसके, रिटायरमेंट की, ये क्या किया गया 60 से इंक्रीज करके और कितना 62 कर दिया गया। तो ये किया गया 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है वो ऐसा किया गया था। हाँ जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 2 शब्द जोड़े गए थे। अब देखो कौन कौन से 2 शब्द हैं, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्द जो है ये जोड़ा गया। कौन सा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 जिसके तहत ये शब्द जो है वो जोड़े गए थे। ओके नेक्स्ट, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। अब देखो स्टेट लिस्ट था और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं आपकी, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय आते हैं जिसपे स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इस पे तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, यूनियन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 47 विषय हुआ करते, 5 और ऐड कर दिए, टोटल 52 हो गए। अब पूछा यही जा रहा है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन तो ये किस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसको भी स्टेट लिस्ट से निकाल करके और किस में डाल दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, अब ये 5 चीजों के अलावा और भी थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976। अब 5 चीजें कौन कौन सी थी ये देखो, ये 5 चीजें थी एजुकेशन, फॉरेस्ट, मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 चीजें थी जो कि स्टेट लिस्ट से निकाल करके और किस में डाल दी गई, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी गई। नेक्स्ट, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अब मिजोरम जो है वो असम का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, 53rd अमेंडमेंट एक्ट आया और इसको असम से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। ईयर कौन सा हो जाएगा, 1971 ये एक्ट था। इसी के आधार पर 1972 के अंदर मिजोरम को असम से अलग करके पहले तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर क्या किया 1986 के अंदर मिजोरम को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। और ये आर्टिकल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, which constitutional amendment act was passed to repeal many objectionable parts of the 42nd constitutional amendment act। यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन है इसकी अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए क्या है, एक अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पारित किया गया था। कहने का अर्थ ये है कि काफी सारे ऐसे चीजें थी जो जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन था। ठीक है, तो उन सारी चीजों में चेंजेस करने थे। अब चेंजेस करने के लिए क्या लाया गया, अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें चेंजेस करना चाहते थे क्योंकि उसके काफी सारे ऑब्जेक्शंस थे।
अब उसके लिए एक एक्ट जो है वो पारित किया जाता है, जो कि आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट होगा। 44th जो है ये अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक तो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया। एक सेकेंड, ये चीजें तो अलग दी गई है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज बोली गई कि जो 42nd दिया गया है अमेंडमेंट एक्ट में, जितनी भी चीजें हैं अगर उनमें कोई भी संशोधन होता है, ठीक है, कोई भी चेंजेस किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 से जो है ये किससे संबंधित है। 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि 1985 के अंदर हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये किस चीज को लाया, किस चीज को लेकर के ये अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो देखो इसके अंदर क्या चीजें बोली गई, इसमें यह बोला गया था कि जो हमारी जो जितनी भी खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर हमारे आर्म्ड फोर्सेस हो गए, ठीक है, इनकी जो सूचना है, ये जो भी काम करते हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनको लिमिटेशन लगा दी जाए उनके ऊपर, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो हमारे जितने भी जैसे कि आईबी हो गया, रो, सीआईडी हो गया, हमारी आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, आर्म्ड फोर्सेस हो गई सारी की सारी, ठीक है, इन सभी को क्या है, इन सभी को फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर इनके पास बहुत जानकारियां होती है। अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए तो बोलने का अधिकार की चीजें क्या हो सकती है, हमारी लीक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये 50th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1984 के अंदर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस जो है वो भी मैं लेके आ रही हूँ। 2 वीडियोस और पेंडिंग है आपकी, जिनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगी। फिर भी आप लोग नेक्स्ट में मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट जो है कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उसी के ऊपर हम लेकर आएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी, सेशन आपको अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।